नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। मैं एडवोकेट विकास राजावत। आज की इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि जो धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की है और पुराने लॉ में जो धारा 105 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हुआ करती थी, इन दोनों सेक्शंस के अंदर क्या कोई चेंज आया है। पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे, साथ में ये पढ़ेंगे कि धारा 108 और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है, संबंधित सेक्शन है 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, क्या कहती है, ये हमें क्या बताती है, इसकी एक कानून के अंदर, एक कोर्ट के अंदर कैसे इसका उपयोग होता है, कब इस सेक्शन की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं तो हम ये समझेंगे कि इस सेक्शंस के अंदर अगर कोई इस सेक्शन का लाभ लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, क्योंकि सेक्शन पूरी बात कर रही है बर्डन ऑफ प्रूफ की। जैसे किसी ने कोई, मान लो स्पेशल एक्सेप्शंस हैं, जनरल एक्सेप्शंस हैं, अगर उनका सहारा ले रहा है कोई व्यक्ति तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। जैसे मैं इसके अंदर बात करूंगा कि कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज किया गया है। अब वो व्यक्ति ये कहता है कि इस पर्टिकुलर डेज पर मैं यहां था ही नहीं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। सेम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे, जैसे कि वो व्यक्ति के ऊपर चार्ज है और वो कहता है कि जब ये मर्डर किया मैंने, मैं तो ऐसी स्थिति में ही नहीं था कि इस ऑफेंस को समझ पाता, मैं तो पागलपन की स्थिति में था या मैं नशे की स्थिति में था। अगर इस तरह का कोई डिफरेंस लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर, और बर्डन ऑफ प्रूफ जिसके ऊपर होगा तो उसे जो प्रूव करना है केस, क्या उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है या प्रीपोनेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब जो हमारे दो प्रिंसिपल्स हैं इनके अकॉर्डिंग उसको साबित करना है। तो इसी तरह के ये छोटे छोटे जवाब आज के इस लेक्चर में मैं दूंगा। तो बगैर किसी देरी के आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जो मैं शुरू से बताता हूं कि प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, वो पुराने लॉ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर 105 हुआ करती है। सिर्फ इतनी सी बात कि जो सेक्शन पहले पुराने लॉ में 105 हुआ करती थी, वो सेक्शन अब नए लॉ में 108 हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। तो पहली बात तो ये होगी। अब ये जो सेक्शन हमारी 108 है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो 105 है, ये किस बारे में बात करती है, क्या इसकी हेडिंग में कोई चेंज है? तो मैं आपको बता दूं, हेडिंग के अंदर इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ये बात करती है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शन। यह साबित करने का भार कि आरोपी का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। ये सिर्फ इतनी बात करती है कि ये साबित करने का भार कि आरोपी का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, सिर्फ इतनी बात बताती है। वही सिचुएशन है, ऐसी मैं कह रहा हूं कि कोई एक एक्यूज्ड है, जैसे किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है, मान लो मर्डर के लिए चार्ज किया गया है, और वो व्यक्ति ये डिफेंस लेता है कि मुझे तो सेल्फ प्रोवोकेशन मिला था, मुझे तो सडन प्रोवोकेशन मिला था। तो अगर वो इस तरह का स्पेशल एक्सेप्शन जो ले रहा है तो उस मामले में क्या होगा, ये बताएगी हमें ये सेक्शन। तो समझते हैं एक एक चीज को। पहली चीज, दिस सेक्शन मतलब ये सेक्शन 108 और कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इसकी 105। मैं नहीं कहूंगा बार बार कि 108 नई की है, 105 पुराने की, आपको एक बार बता दिया, आप समझ जाइए। दिस सेक्शन इज द एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 103। तो पहली बात तो ये कि जो ये सेक्शन 108 और जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो 105 है, ये हमारी 103 जो सेक्शन हुआ करती थी, जो 103 सेक्शन है,
इसकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो सेक्शन है और 106, अगर मैं यही लिखूं तो ये 106 किसकी हुआ करती थी? नए लॉ की। इस सेक्शन की हम बात करें तो इसका एक्सटेंशन है ये, मतलब हम बात करें जो ये सेक्शन है 108 और जो एक सेक्शन जो 108 और ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो 105 है, ये एक्सटेंशन है सेक्शन 106 और पुराने लॉ की 103 का, मतलब उसी का विस्तार है। और ये जो 106 सेक्शन है, पुराने लॉ में 103 हुआ करती थी, वो क्या क्या बात करती है? वो करती है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। ये किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? मान लो कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए किसी व्यक्ति को चार्ज किया जाता है और उसमें कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फैक्ट का अगर सहारा लेता है, लाइक जैसे कि वो ये कहता है कि जिस दिन ये ऑफेंस हुआ मैं वहां था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति के ऊपर होगा? उसी के ऊपर होगा जो ये कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट को बताना चाहता है कि वो इस बात पे बिलीव करे कि मैं इस दिन यहां नहीं था, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। 106, हालांकि ये मैंने सेक्शन बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई है, तो पीछे जाके आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ये जो सेक्शन 103 है ये आप जाके इजिली देख सकते हैं। नए लॉ की 106 और पुराने लॉ की 103 आप जाके देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत विस्तार से समझाया। तो यहां के लिए इतना ही कि ये सेक्शन क्या बात करती है। तो इस सेक्शन का विस्तार है ये सेक्शन, कौन सी सेक्शन? 108 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 105। एक चीज तो ये हुई। अब ये जो 108 सेक्शन है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 105 है, वो क्या बात करती है उसके बारे में अब समझेंगे। तो पहली चीज तो ये मैंने बता दी कि जो सेक्शन है ये 103 जो सेक्शन है पुरानी, उसका एक्सटेंशन है। ठीक है। When a person is accused of any offense, जब कोई व्यक्ति अक्यूज हो किसी ऑफेंस का, एनी ऑफेंस। अब एनी ऑफेंस क्या? जो बीएनएस में दिए गए हैं, जो मेन जो कीवर्ड है इसका एनी ऑफेंस पे आते हैं। एनी ऑफेंस। अब एनी ऑफेंस का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो एनी ऑफेंस का मतलब है कि जो बीएनएस में दिए हो, आईपीसी में दिए हो और किसी स्पेशल लॉ में उन्हें एज अ ऑफेंस दिखाया गया। तो कोई व्यक्ति है और वो उसे अक्यूज बनाया गया है किसी भी ऑफेंस का। अब ऑफेंस का मतलब क्या होता है ये भी मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके वीएनएसएस में देखेंगे, तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। पर फिर मैं थोड़ा सा यहां आपको समझा देता हूं कि ऑफेंस का मतलब क्या होता है। ऑफेंस का मतलब होता है कोई एक्ट और ओमिशन, कोई एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन which is punishable by law, which is punishable by any law। कोई एक्ट और कोई ओमिशन, मान लो कोई एक्ट आप करते हो या कोई ओमिशन करते हो और जैसे किसी लॉ ने पनिशेबल बनाया है और वो लॉ उस टाइम पे एग्जिस्ट करना चाहिए, फोर्स में होना चाहिए, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स होना चाहिए, तब हम कहेंगे ऑफेंस है। तो कोई भी ऐसा ऑफेंस किसी भी लॉ के अंदर डिफाइन हो, पहली बात तो ये हो रही है व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, जब कोई व्यक्ति एक्यूज है किसी ऑफेंस का। ठीक है। तो तब क्या होगा? द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो इस बात को प्रूव करने का बर्डन जो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रही हैं उस टाइम पे, ब्रिंगिंग द केस, इस बात की कि वो जो केस है वो जनरल एक्सेप्शंस में आता है जो भारतीय न्याय संहिता में दिए गए। अब भारतीय न्याय संहिता में जनरल एक्सेप्शंस कहां देखने को मिलते हैं बताइए आप? तो अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो 76 से लेकर 126 नहीं सॉरी 106 तक देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है। 106 तक देखने को मिलते हैं ये आईपीसी में। और अगर बीएनएस की बात करें तो 14 से लेकर 44 के अंदर देखने को मिलते हैं।
44 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जनरल एक्सेप्शंस, तो पहली बात तो ये कही कि कोई एक्यूज्ड है, अब इसको मैं थोड़ा सा और कब समझाता हूं, किसी ऑफेंस का, और वो इस चीज का सहारा ले रहा है कि वो जनरल एक्सेप्शंस में आता है। तो इस तरह की जो भी सर्कमस्टांसेस हैं कि ऐसी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं। अब जनरल एक्सेप्शन जो 76 से 106 आईपीसी में है और 14 से लेकर 44 बीएनएस में है, वो ये बात करते हैं कि जैसे कोई पागल व्यक्ति है, किसी ने ऑफेंस किया है, सेल्फ डिफेंस में ऑफेंस किया है, मतलब अगर जनरली देखा जाए उसने जो एक्ट किया वो ऑफेंस की कैटेगरी को फुलफिल करता है, पर चूंकि वो पागल था इसलिए ये नहीं माना जाएगा कि इसने ऑफेंस किया है। ऐसे ही कोई बहुत ज्यादा नशे की हालत में है, उसे जबरदस्ती नशा कराया गया है, वैसे अगर नॉर्मल वो स्थिति ना होके नॉर्मल स्थिति में अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस माना जाता है, पर चूंकि इस स्थिति में किया गया तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यही जनरल एक्सेप्शन है। तो पहली बात तो यही कही कि किसी अक्यूज के ऊपर अगर कोई चार्ज है किसी ऑफेंस का, और वो अगर जनरल एक्सेप्शन का अगर सहारा लेता है कि मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन जो जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 है इसमें मैं फॉल करता हूं, तो इसके लिए जो वो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस एक्यूज के ऊपर ही होगा जो ऐसा सहारा लेना चाहता है। पहली बात। दूसरी बात, विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शंस। अब जनरल एक्सेप्शंस तो पढ़ लिया, अब स्पेशल एक्सेप्शंस क्या है? तो स्पेशल एक्सेप्शंस कहीं डिफाइन नहीं है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी ये कि पर्टिकुलर एक चैप्टर दे दिया हो, जैसे कि जनरल एक्सेप्शंस का हमारे आईपीसी और बीएनएस में देखने को मिल जाता है, ऐसे स्पेशल एक्सेप्शंस का देखने को नहीं मिलेगा। अब स्पेशल एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ही उन्होंने एक सेक्शन है और उसके अंदर लिख दिया कि एक्सेप्शन, मतलब ये वैसे तो ऑफेंस है पर अगर ये व्यक्ति करता है ना तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको एग्जम्प्ट कर दिया। अब इस चीज को समझने के लिए पहली बात मैं बता चुका हूं आपको, दूसरी बात जो है कि कोई व्यक्ति ऑफेंस एक्यूज है किसी ऑफेंस का और वो ये कह रहा है, वो इस चीज का अपना डिफेंस ले रहा है कि वो स्पेशल एक्सेप्शन में आता है। अब इस चीज को समझते हैं एग्जांपल से। तो स्पेशल एक्सेप्शंस को समझने के लिए अगर आप सेक्शन 1 आईपीसी में हुआ करती थी 375, कौन सी सेक्शन? 375, 375, और नए लॉ में ये सेक्शन जो होती है 63 होती है बीएनएस में। 375 का एक्सेप्शन 1 एंड अगर 2 देखोगे ना आप तो वो स्पेशल एक्सेप्शन ही है। तो 1 ये कहता कि कोई मेडिकल प्रोटेक्शनर है, कोई जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है और वो मेडिकल कर रहा है किसी लड़की का, तो आप उसके ऊपर रेप नहीं लगेगा। जनरली किसी के प्राइवेट पार्ट को टच करना और चीजें करनी वो क्या है? रेप की कैटेगरी में है। पर अगर मेडिकल प्रोटेक्शनर किसी का मेडिकल कर रहा है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ऐसे ही इसका जो सेकंड दिया है वो हस्बैंड को एग्जम्प्ट किया गया। कोई हस्बैंड अगर अपनी किसी उसके साथ रिलेशंस बनाता है, चीजें करता है, तो उसे भी हम रेप की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो ये 2% क्या कर दिए 375 में एग्जम्प्ट कर दिए, एक्सेप्शंस कर दिए, तो इनको कहेंगे हम स्पेशल एक्सेप्शन। ऐसे ही सेक्शन आप हमारी आईपीसी में 300 हुआ करती थी मर्डर की, उसमें एक्सेप्शन है 1 से लेके 5 तक। आईपीसी में 300 हुआ करती सेक्शन और एक्सेप्शन 1 to 5 हुआ करते थे। नए लॉ की बात करें तो हमारा जो मर्डर की डेफिनेशन आई है वो 101 के अंदर आई है। इसमें भी वही एक्सेप्शंस आप देख सकते हो। तो इसमें जो दिए गए हैं कि ये ऑफेंस अगर आप करते हो तो मर्डर नहीं माना जाएगा, कुछ और माना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन का अगर कोई फायदा लेना चाहता है, वो कहता है कि हम जी जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं, तो क्या होगा?
तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो कोर्ट से कह रहा है कि मैं इस सेक्शन में फॉल करता हूं। वो सर्कमस्टांसेस जो है वो ये कहता है कि ऐसी परिस्थितियां थी, मुझे ऐसा सडन प्रोवोक मिला जिससे मुझे इसको मारना पड़ा, या ऐसी स्थिति बन गई जिसकी वजह से मुझे इसे मारना पड़ा। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस का अस्तित्व है, इस चीज को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होगा। तीसरी बात जो है वो बात होती है प्रोवाइजो की। कोई नहीं बताएगा आपको उतना डिटेल में, सिर्फ जनरल एक्सेप्शंस पढ़ने के बाद लोग छोड़ देते हैं। अब प्रोवाइजो की बात मैं आपको बताऊं, सेम प्रोवाइजो में भी इसको समझ लेते हैं। और प्रोवाइजो भी किसका? इसी संहिता का। स्पेशल एक्सेप्शन किसका? इसी संहिता का। अब प्रोवाइजो में कोई ऐसी चीज लिखी है जो कोई व्यक्ति है, एक्यूज है किसी ऑफेंस का, और वो ये कहता है कि इस प्रोवाइजो के अंतर्गत मैं आता हूं। मतलब वो प्रोवाइजो एक तरह से क्या कर रहा है? आपको एग्जम्प्ट कर रहा है। एग्जम्प्ट क्या कर रहा है? मान लो कुछ भी एग्जम्प्ट कर देता है, बहुत सारे प्रोवाइजो। जैसे वो ये कहता है कि अगर आप इस प्रोवाइजो में फॉल करते हो तो वैसे तो ये अपराध बहुत गंभीर नेचर का था, पर इस प्रोवाइजो में आप फॉल करते हैं तो ये अपराध थोड़ा सा लेशर हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब आपको सजा थोड़ी कम मिलेगी। तो अब कोई ये कहता है कि जी मैं तो इस प्रोवाइजो में करता हूं, क्योंकि हर एक्यूज चाहेगा कि उसे कम से कम सजा मिले, ये मिले ही ना। तो ऐसा कोई सहारा लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस एक्यूज के ऊपर। अब इसका अगर मैं आपको एक सटीक एग्जांपल दूं तो 1 से 17 आप बीएनएस 117 सबसेक्शन 2 बीएनएस की देखना, और आईपीसी में देखना हो तो 325 देखना। 117(2), 117 सबसेक्शन 2 और बीएनएस में 325 है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग। ऐसे ही इसने क्या कहा है? 1 से 22 के अंदर जो ऑफेंस है उनको छोड़ दें। एक्सेप्ट कहता है, एक्सेप्ट ये छोड़ के जो भी है उनको ग्रेवियस हेड के तहत पनिशमेंट किया जाएगा। तो 1 से 22 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सी है आईपीसी के अंदर? तो वो देखने को मिलती है आपको 335। तो आईपीसी में देखो तो 325 और 335 पढ़ना। आप बीएनएस में देखना है तो 1 से 17 सब क्लॉज 2 और 122 पढ़ना। प्रोवाइजो का मतलब आपको समझ आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति इस चीज का डिफेंस ले रहा है, इस चीज का डिफेंस कोई अक्यूज है जिसके ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज है, और वो ये डिफेंस ले रहा है प्रोवाइजो में कि मैं तो ऐसी परिस्थितियों में था जिस वजह से ही ऑफेंस हुआ। तो इस चीज का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्यूज के ऊपर होगा। ये तीसरी बात हमें बताई सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 105 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब चौथी बात समझते हैं। ये सिर्फ 4 ही बात बताती है हमें, और एक 5वीं बात जो बताती है वो स्पेशल है, उसको भी हम बताएंगे। सिर्फ 5 बातों की बात करती है सेक्शन। 5वीं बात बताई उसने, और एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस। कोई और कानून, मतलब ये बात कर रहा है किसी और कानून का मतलब क्या है? जैसे स्पेशल लॉ हो किसी में, लोकल लॉ हो किसी का, कोई और लॉ बनाया हो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए। तो इस तरह के किसी भी कानून के अंदर अगर जो इस तरह के ऑफेंस की परिभाषा देता हो और उसमें अगर कोई इस तरह की जनरल एक्सेप्शंस लेना चाहता हो, स्पेशल एक्सेप्शंस लेना चाहता हो, या प्रोवाइजो का सहारा लेना चाहता हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस एक्यूज के ऊपर। चौथी बात हमें ये बताई, जैसे पॉक्सो एक स्पेशल एक्ट है। अब इसमें कोई एक ऑफेंस है तो इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है कि कोई अगर बच्चा ही ऑफेंस करता है किसी बच्ची के साथ तो ऑफेंस नहीं माना, उसे एज अ जुवेनाइल जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। तो अब कोई एक लड़का है जो अक्यूज्ड है और वो कोर्ट के अंदर ये डिफेंस ले रहा है स्पेशल लॉ के अंतर्गत कि वो जो है वो 18 साल उसकी एज ही नहीं है। तो इस चीज का जब उसने ये ऑफेंस किया उस टाइम उसकी 18 साल एज नहीं थी। तो
तो इस चीज की, इस सर्कमस्टांसेस की, कि ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, इस चीज को प्रूव करने का वर्डन किसके ऊपर होगा? उस एक्यूज के ऊपर ही। ऐसे ही आप और ले सकते हो, जैसे एनडीपीएस एक्ट हो गया या कोई और एक्ट हो, उसमें इस तरह के कोई जनरल एक्सेप्शन दिए गए हो कि अगर ये जनरली ऑफेंस है पर ये लोग करते हैं तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तो इस तरह का कोई डिफेंस ले रहा हो तो ये किस में फॉल करेगा? 108 के अंतर्गत फॉल करेगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ पर्टिकुलर उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो ऐसा डिफेंस ले रहा है। इज अपॉन हिम, ये देखो बाद में जो बताया, इज अपॉन हिम, किसके ऊपर होगा? उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। अब चार चीजें तो ये बता दी कि ये अगर होता है तो ये होगा। पांचवी चीज बताई, एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा। अब ये जो वर्ड है ना शैल प्रिज्यूम, ये मैं ऑलरेडी डेफिनेशन में आपको पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब तक आप उस चीज को डिस्प्रूव ना कर दो तब तक ये प्रूव माना जाएगा। ऐसी अवधारणा मानी जाएगी, उपधारणा की जाएगी कि कोर्ट क्या करेगा? शैल प्रिज्यूम करेगा द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस। मतलब कोई एक एक्यूज है, मैं फिर समझाता हूं, और जब तक वो इस चीज का डिफेंस नहीं लेता, जनरल एक्सेप्शंस का या प्रोवाइजो का, या किसी स्पेशल लॉ में कोई चीज दी गई हो या स्पेशल एक्सेप्शंस का, तब तक कोर्ट ऐसा सेल्फ प्रिज्यूम करके चलाएगा कि इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं थी। बस इतनी सी बात ये कहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका। अगर आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए आप और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 खोल के देखिए। उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे कि इसके ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है इसके ऊपर ही कि सेल्फ प्रिज्यूम क्या होता है। थोड़ी सी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब ये होता है कि जब तक उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए तब तक उसको प्रूव माना जाएगा। सिंपल सा इतना सही है कि जब तक उसको ना साबित कर दिया जाए, डिस्प्रूव ना कर दिया जाए, तब तक कोर्ट इसको प्रूव माने। जब तक की, बस अगर इसको डिटेल में समझना है आपको तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप सेल्फ प्रिज्यूम को डेफिनेशन वाले उसमें जाके आप आराम से इसको विस्तार से पढ़ सकते। तो इस सेक्शन में यही है कि कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करके चलेगा कि जो ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है वो ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं किया जो इन सर्कमस्टांसेस में फॉल करती हो। लाइक जैसे जनरल एक्सेप्शन, स्पेशल एक्सेप्शन, प्रोवाइजो हो गया, या किसी स्पेशल लॉ कोई हो, एनी लॉ जो बात करी है उसमें। तो इसमें यही है कि जो मैंने चार चीजें बताई, अगर इन चीजों का कोई डिफेंस लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस एक्यूज के ऊपर होगा जो इस चीज का डिफेंस ले रहा है। और पांचवी बात जो मैंने बताई कि कोर्ट क्या करेगा, जब तक ऐसी परिस्थितियां, जब तक ऐसी सर्कमस्टांसेस अब्सेंस हैं, इनकी अनुपस्थिति में कोर्ट क्या करेगा, तब तक ये मान के चलेगा कि ऑफेंस इसी ने किया है, बस। और ऐसी कोई जनरल एक्सेप्शन यहां पर नहीं थी। इलस्ट्रेशन इसके समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी हर चीज का एग्जांपल आपको दे दिया है, फिर भी समझ लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन इसका जो है, ए अक्यूज ऑफ मर्डर एलीज दैट, ए जिसे हत्या का आरोपी ठहराया गया है, और जो ए है बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो ए है यह दावा करता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से जो वो उसने जो ये कृत्य किया है मर्डर का, उसका वो नेचर नहीं समझता। तो जो
ये कह रहा है ए व्यक्ति कि जो उसने मर्डर किया इसका वो नेचर नहीं समझता था। क्यों नहीं समझता था? रीजन ऑफ अनसाउंडनेस, मानसिक अस्वस्थता के कारण, इंसैनिटी के कारण। तो वही है, जनरल एक्सेप्शंस का डिफेंस लिया इसने। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? इज ऑन ए, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए। तो पहला इलस्ट्रेशन सिर्फ इतनी सी बात करता। वही है जो एग्जांपल मैंने पहले समझा दिए। ए एक्यूज ऑफ मर्डर एलिज दैट बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, द बर्डन प्रूफ इज ए। ए जिसे हत्या का आरोपी ठहराया गया है और वह यह दावा करता है कि गंभीर और अचानक उकसावे के कारण वह आत्मनियंत्रण खो बैठा अपना। तो वह अपना आत्मनियंत्रण खो बैठा, उसे क्या मिला था? गंभीर और अचानक उकसाया गया था, सडन प्रोवोक मिला था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोक। इस चीज का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए, इस व्यक्ति के ऊपर होगा जो कोर्ट से ये कह रहा है कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया क्योंकि उसे गंभीर और अचानक प्रोवोकेशन मिला था। ऐसे अगर तीसरा इलस्ट्रेशन इसका हम समझते हैं तो 117 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रोवाइड दैट whoever except in case provided by subsection 2 of section 122 voluntarily causing grievous hurt shall be subject to the certain punishment। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 यह प्रदान करती है कि जो कोई भी सिवाय उस स्थिति के जो धारा 122 की उपधारा 2 में निर्धारित है स्वेच्छा से अगर गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे कुछ निश्चित दंडों का सामना करना, मतलब कुछ निश्चित पर्टिकुलर में ही उसे सजा दी जाएगी। अब इसका इलस्ट्रेशन मेन है, ये तो आपको उन्होंने 117 बता दी कि क्या कहती है। इलस्ट्रेशन जो है वो ये कहता था बर्डन ऑफ प्रूविंग द सर्कमस्टेंसिंग ब्रिंगिंग इन केस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 122 लाइज ऑन ये। वो ये कहता है कि धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना का किसी के ऊपर आरोप है और धारा 122 उपधारा के तहत मामले की परिस्थिति को साबित करने की जिम्मेदारी ए पर है। वो ये कहता है कि 117(2) का मैं सहारा लेना चाहता हूं तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस व्यक्ति ए के ऊपर। मैं यहां थोड़ी सी फास्ट इसलिए कर रहा हूं कि ये चीज ऑलरेडी मैं आपको पीछे बता चुका हूं, तो ये रिपीटेशन है पर हमारे वेयर एक्ट में है तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप पीपीटी पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि इलस्ट्रेशन इसमें नहीं है, सिर्फ इसलिए। अब हमारे जो क्वेश्चंस थे देखो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। अब जो और क्वेश्चन थे उनको समझेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे। तो एक तो यहां पे क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व होगा ये कि अगर कोई इस तरह का कोई डिफेंस लेता है तो क्या प्रोसिक्यूशन इस चीज से फ्री हो जाता है कि उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस अपना प्रूव नहीं करना है? तो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट restated that underlying principle regarding doctrine of burden of proof in cases of plea of insanity, plea of insanity। किसी ने जो मानसिक असमर्थता है, पागलपन है, उसकी एक प्ली ली है तो ऐसे केस के रिगार्डिंग जो उसमें जो उन्होंने डॉक्ट्रिन दी है बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग के क्या बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस के ऊपर होगा, क्या प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस हमने शुरू में आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा, तो वो जवाब इस जजमेंट के अंदर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट जजमेंट है दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब ये चीजें आपको मेंस में इंपॉर्टेंट होती, तो जो प्री का पार्ट था वो तो निकल गया, ठीक है। अब ये चीज जो है ना ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट अक्यूज्ड इज कमिटेड द ऑफेंस। प्रोसिक्यूशन जो है उसको प्रूव करना ही होगा अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बेशक इंसैनिटी का कोई अगर अपना डिफेंस लेके आ रहा है और वो फेल हो पास हो डजंट मैटर, पर प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी इससे कम नहीं हो जाती। प्रोसिक्यूशन को केस अपना तब भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। इट मींस ये जो डॉक्ट्रिन है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये क्या कहती है कि 0.1% भी कहीं से चांसेस ना हो कि इस व्यक्ति की जगह ये व्यक्ति भी ऑफेंस कर सकता। एक्यूज को क्या करना होता है केस के अंदर? सिर्फ डेंट देने होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, बस ऐसा भी हो सकता है। अब इस चीज का बर्डन उस एक्यूज के ऊपर भी होता है।
तो कोई इस जो पहली बात जो इस हमारी जजमेंट जो दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में बताई, वो ये बताई कि कोई अगर इंसैनिटी का डिफेंस ले रहा है, कोई डिफेंस, तो क्या प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी खत्म हो जाती है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली नहीं खत्म होती है, उसे तब भी अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल ही प्रूव करना है। अब दूसरी बात जो इन्होंने बताई, जो इस सेक्शन में रेबुटेबल जो प्रिजम्पशंस थी उसके बारे में, तो देयर इज अ रेबुटेबल प्रिजम्पशन दैट द अक्यूज्ड इज नॉट इनसेन व्हेन ही कमिटेड द क्राइम। हमने जो बताई तो आपको पांचवी बात की प्रिजम्पशन होती है और वो सेल्फ प्रिज्यूम है कि अक्यूज नहीं किया होगा, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, तो वो क्या रेबुटेबल है, वो ऐसा मान के चल रहा है, रेबुटेबल है, हटाई भी जा सकती है। ये रेबुटेबल का मतलब क्या, आप डिस्प्रूव कर दो, हट गई वो। द अक्यूज इज नॉट इनसेंट व्हेन दी कमिटेड द क्राइम, कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं था जब उसने अपराध किया था। आरोपी इस अनुमान को खारिज कर सकता है यदि वह अदालत के सामने सभी प्रासंगिक साक्ष्य पेश करता है, लेकिन इस मामले में प्रमाण का बोझ सिविल मामलों के समान है। वही बात, insane when he committed the crime, accused can displace this presumptions, accused displace कर सकता है ये presumptions by placing before the court all relevant evidence, कोर्ट के सामने जो उससे रिलेटेड रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या होंगे? पागलपन के लिए उसका पहले इलाज चल रहा हो, वो दवाइयां ले रहा हो, वो इस तरह के एक्ट और भी कर चुका हो, कई बार उसने अपने आप को भी हानि पहुंचाई हो, तो ये रेलिवेंट फैक्ट वो कोर्ट के सामने डालेगा और अपनी क्या करेगा, इंसैनिटी प्रूव करेगा। बट इन सच केस द स्टैंडर्ड ऑफ बर्डन इज दैट ऑफ अ सिविल केस। अब यहां पे एक चीज निकली कि अक्यूज के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, तो उसका स्टैंडर्ड होगा वही जो सिविल केस के अंदर होता है, मतलब प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रीपोंडेरेंस ऑफ एविडेंस, मतलब उसको ठीक ठीक प्रूव करना है पर बियॉन्ड रीजनेबल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 100% बिल्कुल होना ही चाहिए कि हाँ यही है, जब उसने ये स्थिति की तब वो पागल ही था। ठीक ठीक भी अगर लग रहा है ना तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ ये इंसैनिटी था। तो इस सिद्धांत के ऊपर अक्यूज को प्रूव करना है, मतलब उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना है, उसे प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना है, जो सिविल केस के अंदर फॉलो होता है। तीसरी बात, जो आपके दो क्वेश्चंस के तो जवाब मिल गए कि अक्यूज को क्या डॉक्ट्रिन प्रूव करना है, और अक्यूज अगर डिफेंस लेता है और अगर वो फेल भी हो जाता है तब प्रोसिक्यूशन की क्या ड्यूटी है, ये भी क्वेश्चंस का आपका आंसर मिल गया। तीसरी बात जो जजमेंट के अंदर निकल के आई, इवन इफ द अक्यूज इज नॉट एबल टू स्टेबलाइज कंक्लूसिवली, ये वाली बात है कि अक्यूज जो अपना केस जो उसने ली है इंसैनिटी का ग्राउंड, अगर वो प्रूव नहीं कर पा रहा है कंक्लूसिवली, ठीक है, he was insane at the time when he committed the offense, कि वह पागल था उस समय जब उसने ऐसा ऑफेंस किया था। If the evidence placed before the court may raise reasonable doubt, और जो उसने एविडेंस दिए हैं कोर्ट के सामने, जो एविडेंस प्लेस किए हैं, अगर उन एविडेंस से कोर्ट को रीजनेबल डाउट भी अगर क्रिएट हो जाता है कोर्ट के माइंड में, द कोर्ट वुड बी एंटाइटल्ड टू एक्विट दी, तो कोर्ट को ये अधिकार मिल जाता है कि वो एक्यूज को बरी कर सकता है, वो ये अधिकार रखती है कोर्ट कि वो एक्यूज को बरी कर दे। वहां प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकता कि इसमें तो डाउट है बहुत सारे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ अगर ऐसे एविडेंस उसने पागलपन की एक एक्यूज ने कोर्ट को दिए और कोर्ट को वो एविडेंस देखने के बाद उसके माइंड में ऐसा रीजनेबल डाउट हो सकता है कि नहीं हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो अक्यूज तो कोर्ट को ऐसा अधिकार मिल जाता है कि वो उस एक्यूज को बरी कर सकता है। इतनी बात हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताई इन दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आप मेंस लिखोगे इस सेक्शन से रिलेटेड तो इस जजमेंट का आप सहारा ले सकते हो। दूसरी जजमेंट है इन KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1962। KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
AIR 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया, हेल्ड दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ एक्ट। इस केस के अंदर जो केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि एक प्रिजम्पशन है इनोसेंस की, किसके फेवर में? अक्यूज्ड के। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्टी ऑफ अक्यूज्ड। और ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बनती है, ये ड्यूटी है कि जो वो अक्यूज को जो उसे गिल्ट करना है उसे प्रूव करे। व्हाट व्हेन, अब यहां पे प्रूव करे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करना है। व्हाट व्हेन लगा दी तो मतलब कुछ तो खास होगा। The accused rely on general exceptions under Indian Penal Code or any other special exception in any other law। पर जब भी अक्यूज रिलाई करेगा जनरल एक्सेप्शंस के ऊपर या किसी स्पेशल एक्सेप्शंस के ऊपर या किसी और लॉ के अंदर इस तरह के स्पेशल जनरल एक्सेप्शंस और प्रोवाइजो दिए गए हों, तो सेक्शन 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत जो इस तरह की एक्सेप्शंस हैं, इनको प्रूव करने का, इनको साबित करने का जो भार होगा वो उस अक्यूज के ऊपर, इसलिए ये बताइए। पर जो प्रोसिक्यूशन है उसे ही प्रूव करना है अपना केस। पर हाँ, कोई अगर डिफेंस लेता है तो 108 105 यही बताती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो जाएगा? ए के ऊपर हो जाएगा। वो मैटर ऑफ ट्रायल है कि वो प्रूव कर पाए अपनी इंसैनिटी या प्रूव ना कर पाए इंसैनिटी, या कोई और ग्राउंड लेता है उस चीज को वो प्रूव कर पाए या ना कर पाए। पर इस चीज से जो हमारा प्रोसिक्यूशन है वो अपनी ड्यूटी से नहीं बच पाए, उससे तब भी केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करना है। और इसको इंसैनिटी प्रूव करने के लिए भी क्या करना है कि सिविल के अंदर जो प्रिवॉन्डेंस और प्रोबेबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है उसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है। बस आई होप आपको सारे जवाबों के, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर अंडर सेक्शन 105 और सेक्शन, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है नए लॉ में 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। The accused is not supposed to prove his case under section 105 with the same standard of proof as is required for the prosecution to prove the entire case. It is sufficient if the accused is able to prove his case under section 105 on the touchstone of standard of preponderance of probability. रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ AIR 2003। तो रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ AIR 2023 के अंदर ये बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा 105 के अंदर। तो उन्होंने यही बताया कि आरोपी को अपनी बात को धारा 105 के तहत उसी प्रमाण मानक के साथ साबित करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि अभियोजन पक्ष को पूरे मामले को साबित करने के लिए करना होता है। मतलब जो प्रोसिक्यूशन है उसे जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की आवश्यकता होती है केस को, वो अक्यूज को आवश्यकता नहीं है। और अक्यूज के लिए यह पर्याप्त है कि यदि अक्यूज अपनी बात को प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर साबित करने में सक्षम हो जाता है, देन ही इज इंटाइटल्ड टू एक्वाइटल। तो वो एक्वाइटल के लिए अधिकार रखता है फिर, अगर वो इसमें साबित कर जाता है। तो आपके सारे क्वेश्चन जो भी थे कि प्रोसिक्यूशन की क्या ड्यूटी है, प्रोसिक्यूशन के क्या राइट हैं, ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन को केस कैसे प्रूव करना है, जो 105 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 108 है उसके अकॉर्डिंग जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उसके ऊपर आ रहा है, अगर वो कोई इस तरह की जो 4 बातें मैंने बताई उनमें से कोई डिफेंस लेता है तो उसे उसके लिए जो डॉक्ट्रिन है वो बर्डन ऑफ प्रूफ कौन सा है, वो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ये मैंने कुछ जजमेंट बताई। इंसैनिटी का अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तब क्या होगा, वो क्वेश्चंस बताए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस सेक्शन 105 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से रिलेटेड
सारे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ज्वाइन एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। और इसकी अगर आपको क्यूआर चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देता हूँ, जहां से आपको ये पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर सेक्शन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन और है तो आप जरूर पूछें मुझसे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।